हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 46 विवाह का वर्गीकरण या इंग्लिश में टाइप्स ऑफ मैरिज। तो राजा मनु ने सबसे पहले मनुष्यों को 4 वर्णों में डिवाइड किया। उसके बाद एक मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु होने तक का जो पूरा टाइम पीरियड है उसे 16 संस्कारों में डिवाइड किया। तो उसके बाद में राजा मनु ने जो विवाह की जो पद्धतियाँ हुआ करती थी, मेथड होती थी, उनके अलग अलग मेथड के हिसाब से, अलग अलग पद्धति के हिसाब से विवाह को 9 प्रकार की विवाह पद्धति में डिवाइड किया। तो ये विवाह के पद्धतियों के नाम इस प्रकार थे। सबसे पहले था ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह में एक कन्या का पिता अपनी कन्या को पूरे आभूषण से युक्त करता था, मतलब सर से लेकर पांव तक उसे हर प्रकार का जो जेवर है, ज्वेलरी से उसे पहनाया जाता था। और पूरे परिवार के सामने वर और वधू एक दूसरे को जयमाला पहना के, मतलब फूलों का हार पहनाकर बस हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट कर लेते थे और ये जो है ये विवाह कंप्लीट हो जाता था। इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। तो प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह इसी प्रकार से किया था और सती ने शिव के साथ विवाह भी इसी प्रकार से किया था। इस विवाह को सबसे अच्छा माना जाता था और उस समय सभी मनुष्य ब्रह्म विवाह के जरिए ही शादी करते थे। फिर है सेकंड नंबर है देव विवाह। तो देव विवाह में यज्ञ का अनुष्ठान करके अपनी पुत्री को दक्षिणा के रूप में वर को सौंप दी जाती थी। इस प्रकार के विवाह पद्धति को देव विवाह कहते थे। ऋषि कत्रु ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह ऐसे ही किया था। तो इस विवाह पद्धति को भी अच्छा माना जाता था और अक्सर जो ब्राह्मण वगैरह रहते थे, ब्राह्मण वर्ण के लोग रहते थे, ज़्यादातर वो देव विवाह से अपनी पुत्रियों की शादी करना पसंद करते थे। तीसरे नंबर पर आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में जो है वर पक्ष जो रहता था वो कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य देता था, मतलब या तो वो पैसे, जेवर, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता था। तो एक प्रकार से वो कीमत दे करके उस कन्या को खरीद करके अपने साथ अपनी पत्नी बना के ले जाते थे। तो इस प्रकार के विवाह पद्धति को आर्ष विवाह कहते थे और आर्ष विवाह पद्धति को अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन जो कुछ गरीब लोग रहते थे या जिनके पास ऐसे कोई समस्या रहती थी, कोई मजबूरी रहती थी, तो वो इस प्रकार से अपनी कन्या का विवाह कर देते थे जिससे उन्हें पैसे भी मिल जाया करते थे। चौथा है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह पद्धति में कन्या को बताए बिना जो कन्या के पिता रहते थे वो अपने हिसाब से एक वर ढूंढ लेते थे और कन्या को उसके साथ विदा कर दिया जाता था, जिसमें कन्या की कोई भी मर्जी शामिल नहीं होती थी। इसे प्रजापत्य विवाह माना जाता था। तो इस विवाह को भी कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि सभी लोग ब्रह्म विवाह या देव विवाह करवाना पसंद करते थे। 5वें नंबर पे है गंधर्व विवाह। अगर जब कोई एक स्त्री और पुरुष अपनी दोनों की मर्जी से, आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रिलेशन में बनाते हुए एक साथ रहने लग जाते थे तो उन्हें पति पत्नी मान लिया जाता था और इस प्रकार की विवाह पद्धति को गंधर्व विवाह कहते थे। इस प्रकार के विवाह को, गंधर्व विवाह को भी कोई भी सही नहीं मानता था और आज के समय में हम बात करें तो जितने भी लिव इन रिलेशन है आप उन्हें गंधर्व विवाह कह सकते हैं क्योंकि लिव इन रिलेशन में भी यही होता है। तो 6 नंबर पे है असुर विवाह। असुर विवाह में जो वर रहता था, जिसे किसी कन्या को अपनी पत्नी बनाना रहता था, तो वो उसके परिवार के साथ युद्ध करता था, उन्हें पराजित करता था और उस स्त्री को बलपूर्वक अपने साथ ले जाता था। इसे असुर विवाह कहते थे और ये विवाह जो है, असुर विवाह को कोई भी पसंद बिल्कुल नहीं करता था। कोई भी नहीं चाहता था कि इस प्रकार से विवाह हो, पर फिर भी जो है लोग तो गलत काम करते ही हैं। 7वें नंबर पे है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में जो वर रहता था वो वेश बदल कर, छल कपट करके, किसी तरह ट्रिक करके एक कन्या को अपहरण करके, उनको किडनैप करके अपने घर तक ले जाता था। इस प्रकार की पद्धति को राक्षस विवाह कहते थे। राक्षस विवाह को भी कोई भी पसंद नहीं करता था और जो रावण है, रावण ने भी सीता का इसी प्रकार से हरण किया था। तो इसी मेथड को राक्षस विवाह
कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि रावण ने सीता से विवाह कर लिया था, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि सीता ऑलरेडी मैरिड थी। ये जो चीज़ थी ये उन लोगों पे लागू होती थी कि जिसने किसी अनमैरिड लड़की को किडनैप किया हो, क्योंकि अगर कोई मैरिड वुमन को किडनैप करता था तो उससे बिल्कुल भी उनका विवाह माना नहीं जाता था, क्योंकि विवाह सिर्फ एक बार होता है और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उसके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती थी। तो ये था 7वें नंबर का राक्षस विवाह। 8वें नंबर पे था पिशाच विवाह। तो पिशाच विवाह में किसी कन्या को बेहोश करके उसके साथ रिलेशन बना लेने को पिशाच विवाह कहा जाता था और इसे क्राइम की कैटेगरी में माना जाता था और ये चीज़ को कोई भी अलाउ नहीं करता था, लेकिन ये भी एक कैटेगरी थी पिशाच विवाह। अब 9 नंबर पे है आर्य विवाह। तो आर्य विवाह जो है ना वो विवाह की पद्धति है जो हम आज के समय में फॉलो करते हैं, जिसमें 7 फेरे लिए जाते हैं, मंगलसूत्र पहनाया जाता। तो ये जो विवाह था ये आज तक किसी ने किया नहीं था। ये राजा मनु ने अपने दिमाग से एक विवाह की पद्धति बनाई थी और वो चाहते थे कि आने वाली जनरेशन इसे फॉलो करे। तो आर्य विवाह में आज के समय की सारी विवाह की रस्में कंप्लीट की जाती थी। तो ये जो विवाह है ये एक मतलब 9 नंबर का जो विवाह पद्धति है ये मनु के फ्यूचर प्लान के इसमें उन्होंने लिखा था कि वो चाहते थे कि भविष्य में इस प्रकार से विवाह हो। तो इस प्रकार से राजा मनु ने विवाह को 9 प्रकार की अलग अलग पद्धति में डिवाइड किया और जिसमें से आर्य विवाह जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक जितने भी मनुष्य थे वो सभी ब्रह्म विवाह करते थे। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये आर्य विवाह में जितनी भी रस्में फॉलो की जाती है वो सारी रस्में क्या क्या होती है और उन्हें क्यों फॉलो किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।